नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, ताजा तरीन अपडेट, अंदर खेमे का अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। आपको पता है, बड़ा ऐलान, बड़ी घोषणा, तारीख की घोषणा, और देखिए उसके बाद सियासत गर्म हुई है। तेजस्वी के दूत कुछ दिनों पहले ही देखिए ओवैसी से मिलकर आ चुके हैं। डील क्या पक्की हो गई? देखिए, कई नाम हैं जो रेस में आगे चल रहे हैं, जिसमें से एक नाम हिना साहब का भी है। और देखिए, हम बात कर रहे हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर। 5 सीटें बिहार के संदर्भ में बात करें तो राज्यसभा में रिक्त हो रही है। और देखिए, तिथि का ऐलान भी हो गया है। चुनावी प्रक्रिया कब होनी है वह भी हम बताएंगे। और रेस में कौन सा नाम सबसे आगे चल रहा है, फॉर्मूला क्या है, और किस फॉर्मूले के आधार पर कौन कैसे आगे बढ़ेगा। और देखिए, जब हमने कहा हिना साहब को लेकर, जब हमने नाम लिया है, तो उसको लेकर भी हम ताजा तरीन अंदर खेमे का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ फ्रेम में आपको वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे। देखिए, सबसे बड़ा सवाल, बड़ा ऐलान, बड़ी घोषणा जो है वो तिथि की हो चुकी है, यानी कि बिगल बज चुका है राज्यसभा चुनाव को लेकर के। ताजा तरीन अपडेट क्या है सर? सबसे पहले तो आप अपडेट हमें बताएं। देखिए, निश्चित रूप से राज्य निर्वाचन आयोग जो है तो उसने पूरे फॉर्मेट को जारी कर दिया है। जारी क्या है कि कैसे कैसे चुनाव होगा, किस दिन नॉमिनेशन, कब मतदान होगा और किस दिन कितने बजे से मतदान होगा, नॉमिनेशन कब होगा, विड्रॉल कब होगा। तो यह सब तमाम तरह की प्रक्रिया अब तो यह निश्चित रूप से 26 फरवरी को अधिसूचना नोटिफिकेशन चुनाव आयोग की आ जाएगी। जो बिहार में 5 सीट है उच्च सदन राज्यसभा की, उसके लिए वह सीट रिक्त हो रही है। अब देखिए, रिक्त और कब अपॉइंटमेंट हुआ था, कब नियुक्ति हुई थी और कब जो है सो खाली हो गई, यह भी थोड़ा बता देते हैं। 5 सीट है और यह नियुक्ति हुई थी 10/4/2020 को, माने 10 अप्रैल 2020 को ये 5 सीट पर सब राज्यसभा भेजे गए थे। अब ये खाली कब होगी, यह सेवानिवृत्ति या जो भी कह लीजिए, यह जो होगी 10/4/2026 को, माने 10 अप्रैल 2026 को खाली हो जाएगी। बिल्कुल। तो ऐसे में आप समझ लीजिए 26 फरवरी को नोटिफिकेशन चुनाव आयोग की ओर से हो जाएगा, चुनाव की प्रक्रिया का शेड्यूल जारी हो जाएगा। तो यह जो अभी जो आया है हम लोगों के पास जो चुनाव आयोग की ओर से, उसमें यह है कि 26 फरवरी को अधिसूचना जारी होगी। 5 तारीख तक लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन, माने नामांकन पत्रों की जांच, लास्ट डेट होगा नॉमिनेशन करने का 5 मार्च तक। अब 26 फरवरी को अधिसूचना जारी होगी, उसके बाद से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, ये होगा नॉमिनेशन का। और आपको 5 मार्च तक लास्ट डेट होगा नॉमिनेशन नामांकन का। हाँ बिल्कुल। और नामांकन पत्रों की जांच आपको 6 मार्च को होगी ये, और नाम वापसी माने नाम विड्रॉल का वो होगा 9 मार्च। अब आप समझ लीजिए, मतदान यदि आवश्यकता पड़ी तो मतदान होगा आपको 16 मार्च को 9 बजे से 4 बजे शाम तक। अच्छा, 9 बजे से 4 बजे शाम तक आवश्यकता पड़ने पर मतदान होगी 16 मार्च को। यह बात भी आप समझ लीजिए। और उसी दिन आपको रिजल्ट भी, परिणाम भी निकल आ जाएंगे। सब कुछ फाइनल हो जाएगा। सब कुछ फाइनल हो जाएगा। तो इतनी बात आप समझ लीजिए। अब ये आपको प्रक्रिया हमने बता दी। नहीं, अब हम सबसे पहले जानना चाहेंगे, आपके पास तो नामों की सूची है सर। बिल्कुल, एक बार हमारे दर्शकों को वो नामों की सूची दिखा भी दीजिए और बता भी दीजिए। देखिए, ये हम बताना चाह रहे हैं कि किसका किसका खाली हो रहा है, रिक्त। जी हाँ, बिल्कुल, हम वही बात कर रहे हैं। हाँ, किसका किसका रिक्त हो रहा है। देखिए, जेडीयू जो नीतीश कुमार की पार्टी है, जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी पार्टी से जेडीयू कोटे से कौन कौन सी उच्च सदन में, राज्यसभा में खाली हो रही है। एक तो है हरिवंश नारायण सिंह, जो आपको राज्यसभा में उपसभापति हैं, वह उनका खाली होगा। एक दूसरा होगा रामनाथ ठाकुर, जो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उनकी भी सीट खाली होगी। तो अब आप आइए, उसके बाद से राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा जो राज्यसभा के सांसद हैं, स्टिल हैं, उनकी सीट भी खाली होगी। जो आरएलएम जो उनकी पार्टी है, उसके वह सर्वे सर्वा हैं, तो वो उनकी भी खाली होगी। अब उपेंद्र कुशवाहा पर थोड़ा सा एक लाइन और आप सुन लीजिए। वह विवेक ठाकुर जो नवादा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुने गए थे,
वह राज्यसभा में पहले थे, तो वह सीट जो रिक्त हुई उसी में इनको भेजा गया था। भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा को भेजा था, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के पास उस समय विधायक नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप इतनी बात समझ लीजिए। अब आइए राष्ट्रीय जनता दल के एडी सिंह। एडी सिंह राष्ट्रीय जनता दल के हैं, उनका भी टेन्योर खत्म हो रहा है। अब जो है सो दूसरे हैं प्रेमचंद गुप्ता, वह भी राष्ट्रीय जनता दल से हैं, 2 हैं। तो आप समझिए 5 सीट है, 5 सीट में 2 सीट राष्ट्रीय जनता दल, जो तेजस्वी यादव जिसके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं राष्ट्रीय जनता दल के, उनकी पार्टी से 2। तो आप जो विधानसभा में 243 का जो गणित है, 243 का गणित का मतलब अगर विधानसभा में स्ट्रेंथ है 243 विधायक का, और आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनी है, 202 का आंकड़ा छुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति परिस्थिति विपक्ष के समक्ष है। महागठबंधन इंडिया ब्लॉक कैसे वहां लाएगा और कैसे कैलकुलेट करके लाएगा, यह देखने और समझने वाली बात है। और एक आप अगर यदि छठा कैंडिडेट होता है तो चुनाव की स्थिति परिस्थिति बनेगी। तो ऐसे में आपको एक उम्मीदवार को 41 चाहिए होता है। आप निकाल लीजिए 243 से कितना जाता है, तो 41 चाहिए होता है। तो निश्चित रूप से आपको इतनी बात समझनी पड़ेगी, जब छठा उम्मीदवार होता है तो निश्चित रूप से आपको चुनाव की स्थिति, मतदान फिर तब 16 मार्च को होगा। एक सवाल हम ले लेते हैं सर, उसके बाद फिर हम आगे बात भी करेंगे। आईपी गुप्ता कुछ दिनों पहले ही, आज से 2-3 दिनों पहले ही संभवतः, वह हैदराबाद गए थे, बिल्कुल, और ओवैसी से मिले थे। सर, क्या तेजस्वी के दूत ने डील पक्की कर ली है? अगर छठी सीट पर की बात आती है तो फिर क्या फॉर्मूला क्या होगा उस वक्त, और क्या तेजस्वी यादव का क्या प्लान होगा? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि निश्चित रूप से आईपी गुप्ता, जिनकी इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी आईआईपी है, हाँ। और वो विधायक जीत करके आए हैं, महागठबंधन के ही अलायंस पार्टनर हैं वो, तो वो जीत के गए। और ठीक आपने कहा, हैदराबाद वह गए थे, बैरिस्टर ओवैसी के मंच पर उन्होंने संबोधित किया। हाँ। बैरिस्टर ओवैसी जो एआईएमआईएम के सुप्रीमो हैं, उन्होंने भी आईपी गुप्ता को तवज्जो दिया, और उसमें अपार भीड़ में उनको संबोधन करने का अवसर मिला आईपी गुप्ता को, और बैरिस्टर ओवैसी ने भी उनको बहुत माने स्वागत, वेलकम किया वहां पर। तो उस मंच, देखिए, राजनीति में इसी तरीके से होता है। हम लोग उस दिन भी कहे थे कि निश्चित रूप से आईपी गुप्ता जब वहां गए हैं, हैदराबाद गए हैं, बुलहटा वहां से आया है, और जो समीकरण दिखाई पड़ रहा है देश में वो, और इस बार के विधानसभा के आम चुनाव में आपने भी देखा भी किस तरीके से सीमांचल के स्ट्राइक किया ओवैसी की पार्टी ने, 5 सीट जीत करके लाए। तो और उनका जो पहले का फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला में भी इस बार जीत करके आए। तो तमाम तरह की बात हम लोग देख और समझ पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में एक बात मान के चलिए, जब आईपी गुप्ता वहां हैदराबाद में थे तो कुछ न कुछ बातें करने, भजन कीर्तन करने, मंडली चलाने तो नहीं गए। बिल्कुल, और आईपी गुप्ता ने तो खुले मन से बड़ा बयान भी दे दिया था। निश्चित रूप से वह वही कहे कि अब देखिए, जो स्थिति परिस्थिति बन रही है, बिना ओवैसी के आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो किसको मैसेज दे रहे थे, किसको बता रहे थे? निश्चित रूप से वो सभा के मंच से, हैदराबाद से आईपी गुप्ता ने स्पष्टता, पूरी क्लियरिटी के साथ लोगों को बताया कि ओवैसी जरूरी हैं महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के लिए, तो आप साथ लेकर के चलिए। तो डैमेज कंट्रोल भी कर रहे थे, निश्चित रूप से डैमेज कंट्रोल भी कर रहे थे, और मैसेज भी दे रहे थे आम आवाम को कि देखिए, अब तेजस्वी यादव के घर पर 10 सर्कुलर ऑर्डर में आपने देखा कि चुनाव से पहले किस तरीके से जो उनके बिहार के सदर हैं, बिल्कुल, जो अख्तरुल इमान, जो ओवैसी की पार्टी से, वो कैसे ढोल नगाड़े लेकर पीट रहे थे, 10 सर्कुलर ऑर्डर का आवाज नहीं खुला। तो यह निश्चित रूप से उस बात को भी उन्होंने कहा। बिल्कुल, आपको तो यह वहां पर जब गए, हैदराबाद गए जब आईपी गुप्ता, तो वहां पर निश्चित रूप से वहां पर बातचीत हुई, और बातचीत हुआ, उसका नतीजा दिखा। अब बोलिएगा बातचीत का क्या नतीजा है, तो थोड़ा सा गणित और समझ लीजिए। गणित ये है कि विधानसभा में हम जब कह रहे हैं 243, 243 टोटल स्ट्रेंथ है, उसमें 202 का आंकड़ा छुआ है एनडीए ने। इस बार के विधानसभा के चुनाव में प्रचंड बहुमत सुनामी लेकर के आया, तो ऐसे में आपको एक सीट जो है सो भेजना है। अगर यदि जिगरा दिखाते हैं, देखिए तेजस्वी, हम बार बार कह रहे, तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, अब तक उप मुख्यमंत्री बने, तमाम तरह की बात रहे, नेता प्रतिपक्ष हैं थे, लेकिन पार्टी के अंदर संगठन में पहली बार उन्होंने जिम्मेदारी। बिहार की राजनीति हो या देश की राजनीति हो, बिना डील के बात नहीं बनती। वही हम कह रहे हैं।
तो ये निश्चित रूप से अब थोड़ा सा गणित समझ लीजिए कि 243 में क्यों ओवैसी जरूरी और मजबूरी एक दूसरे के लिए भी है। क्योंकि देखिए अब देखिए जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक है उसके पास में आपको कैसे कैसे है, आरजेडी के पास 25 है, आईपी गुप्ता जो अपने जो विधायक जो हैदराबाद की हम चर्चा कर रहे हैं, एक जीत कर आए, वो जीत करके आए, एक उनके पास है, कांग्रेस के पास 6 है, वामपंथी दलों के पास 3 है, और बीएसपी जो मायावती की पार्टी है उससे 1 एमएलए हैं। आपको एआईएमआईएम जो वरिष्ठ और ओवैसी की पार्टी से हैं 5 एमएलए। टोटल को आप जोड़ लीजिए आपको 41 विधायक होते हैं। तो यही 41 विधायक तो खेल हो जाएगा, माने जो हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर यदि जिगरा दिखाते हैं तेजस्वी यादव, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक और आपको वरिष्ठ और ओवैसी ये लोग तमाम लोग मिल जाएंगे तो यह आपको 6ठा सीट आपको दिखाई पड़ेगा, 6ठा सीट दिखाई हाँ, तब फिर लड़ाई होगा, तब फिर वोट होगी, तब फिर तो उसमें कहां दिक्कत है। मगर अगर 6ठा सीट दिखाई देगा, हाँ, तो नाम कौन होगा, हाँ, बता चेहरा कौन होगा। अब देखिए थोड़ा सा और हम वो भी उस पर भी आते हैं, थोड़ा सा और समझ लीजिए कि आपको जो प्रचंड बहुमत एनडीए के पास हम कह रहे हैं उसका भी समझ, जेडीयू के पास में 85 है, आपको बीजेपी के पास 89 है, आपको लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पास में 19 है, 19 है। आप समझ लीजिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो जीतन राम मांझी हैं, जो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, हम के, वह उनकी पार्टी को 5 है, आरएलएम के पास 4 है। ये है अभी आपको फॉर्मूला। तो ये आपको अगर यदि महागठबंधन की तरफ से या कोई कैंडिडेट नहीं होता है तब तो ये 5 की 5 सीट ये लोग अपने पाले में ले जाएंगे। तो ये तेजस्वी यादव के लिए माने पॉलिटिकली बहुत बड़ी चूक और भूल होगी, इस बात को हम कह रहे हैं। तो तेजस्वी यादव कुछ अगर करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको ओवैसी की बात जो हम लोग कह रहे हैं, वरिष्ठ ओवैसी, तो वह निश्चित रूप से जब आईपी गुप्ता गए तो बात हुई, डील हुई, निश्चित रूप से हुई, और आपको वही हम समझना चाह रहे हैं। अब आपको तब मान लीजिए ओवैसी मदद कर देंगे तो क्या होगा, एमएलसी चुनाव में भी तो है, एमएलसी चुनाव में भी तो आपको ओवैसी की पार्टी उससे पूर्व में हम तो यह जानना चाहेंगे कि अगर बात बनती है बिल्कुल तो कोई नाम जो कि आपको लग रहा है कि उस नाम पर ओवैसी और तेजस्वी दोनों राजी हो। देखिए एक बात समझ लीजिए, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है वह एक मेजर स्ट्राइक करने जा रही है। अच्छा। वह क्या करेगी, ओवैसी की पार्टी को, देखिए अगर यदि आरजेडी मुस्लिम चेहरा देगा राज्यसभा के इस चुनाव में, तब समझ लीजिए कि आपको ओवैसी जो है सो फिर इधर उधर नहीं करेंगे, इधर नहीं करेंगे। तो यही तो है कि हेना साहब का नाम आ रहा है, हेना साहब का नाम आ रहा है। बिल्कुल, उनके पुत्र एमएलए भी हैं, बिल्कुल उनके पुत्र जो है सो मरहूम साहबुद्दीन साहब के पुत्र हैं जो आरजेडी से एमएलए हैं। तो वो आप रघुनाथपुर से जीत कर आए, रघुनाथपुर जीत करके आए हैं। तो वो है उनकी माता श्री को, देखिए आप एक्स एमपी जो मरहूम शहाबुद्दीन साहब को अगर यदि याद करिएगा तो वह काम उन्होंने आरजेडी के लिए किया। तो उनकी पत्नी जो धर्म पत्नी है उनको हेना साहब का नाम इसलिए चर्चा में है कि अगर यदि जाएगा तो एक मैसेज भी जाएगा, लाउड एंड क्लियर मैसेज है, तो ये होगा। और ऐसे में ओवैसी भी मदद करेंगे, आपके पास में 41 का 41 आंकड़ा फिट होगा। लेकिन हम थोड़ा सा समझ लीजिए इसको, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी जो है सो यही खेल करने जा रही है। वह भी जो है सो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो उनकी पार्टी के हैं शमीम एम हवा, अच्छा, उनको उम्मीदवार बनाना चाह रही है, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी श्रद्धेय रामविलास पासवान के समय से लंबे समय से उनके साथ रहे हैं, उनके टेस्टेड और ट्रस्टेड हैं, तो वो उनको भी बनाना चाह रही है कि और यही बना करके तब अगर यदि थोड़ी सी भूल चूक करेंगे तेजस्वी तब फिर उनके लिए महंगा पड़ जाएगा। हाँ, तो यही हम कह रहे हैं। इस गणित को समझना पड़ेगा। ऐसे तो नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी से हैं, कई सारे चेहरे आपको दिखाई पड़ेंगे, कई हैं। हम देखिए, हम एनडीए में कौन नाम चर्चा में है और कौन रेस में आगे चल रहा है फिलहाल, वो भी हम अगले वीडियो में बताएंगे। मगर देखिए, जो तेजस्वी यादव ओवैसी फॉर्मूला तय करेंगे, अगर भूल चूक हुआ तो बड़ा खेल हो जाएगा सियासत में। हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।